जो हल्ला मचा इनके धार्मिक ग्रंथों पे, दूसरी चीज़ों पे, ओबीसी समाज ने जो बढ़ चढ़ करके उनको पता चला कि यार ये तो सब हमारे खिलाफ है। जब उनको पता चला तो जब इनकी ज़मीन खिसक गई तो अब ये दलितों की तरफ भाग रहे हैं। उनको उनकी तरफ भाग करके उनको किसी ना किसी बहाने से उनके वोट लेना चाहते हैं 2024 में। मगर इस देश की महान जनता को ये समझना चाहिए कि भैया ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को परमानेंट करोगे ना तो वो तुम्हें लूटेगा, तुम्हें धोखा देगा, छल कपट करेगा, तुम्हारे हिस्से का रोजगार, शिक्षा सब छीन लेगा। अरे भैया पार्टी किसी में रहो, इस बार बदल दो, हर 5 साल में बदलो, नई नई सरकारें लाओ। नई हर 5 साल में बदलोगे तो नई जो सरकार आएगी वो अच्छे काम करेगी, वोट के लालच में लेगी। तो इस बार बदलना चाहिए और सरकार बदलो, किसी को परमानेंट मत करो। हम बहुत प्यार करते हैं मोदी जी से, लेकिन भैया आपके 2024 में हम आपको व्यक्तिगत रूप से बहुत प्यार करते हैं, मगर राजनीतिक रूप से आपको रेस्ट देंगे 5 साल का। अब आप रेस्ट करो और अमरनाथ की वहाँ गुफा में जाके 5 साल तपस्या करना। और किसी नौजवान को हम इस बार अपनी बहन मायावती जी को भी हम दलित प्रधानमंत्री बना करके देश की राज सत्ता पे दलितों का शासन चाहते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि दलितों को घोड़े चढ़ने दिया जाए, उन्हें मंदिर भी जाने दिया जाए। हमें नहीं चाहिए। देखिए अब तो हमारे पास कारें हैं, मोटरसाइकिल, और हमारे तो अभी पीछे दलित एक वो आई हेलीकॉप्टर में आया था। भैया हमें घोड़ी पे नहीं चढ़ना भाई, घोड़ी को तुम्हें अपने संभाल के रखो। अब तो हम अपने चले जाएंगे कारों में, हेलीकॉप्टरों में, हम चले जाएंगे मोटरसाइकिल पे, और कुछ नहीं मिलेगा तो पैदल ही चले जाएंगे। अब तो मेट्रो भी आ गई हमारी, बढ़िया बढ़िया बसें आ रही हैं, तो इसलिए हमें तुम्हारी घोड़ी नहीं चाहिए। हमें दया मत दिखाओ भाई। अब हम अमेरिका, यूएस और उसकी तरह हम जीना चाहते हैं। और देखिए हम परंपरागत तरीके से शादी भी नहीं करना चाहते। बहुत सारी भीड़ और राजे महाराजाओं की तरह कपड़े पहन करके एक दिन तो पहन लिए कर्जा वर्जा लेकर के, और अगले दिन पता चला वो कर्जदार पीछे पड़े हैं। हम ऐसा नहीं करें। हम भैया परिवार के लोग, हम अपने हिसाब से बाबा साहब की फोटो रख के हम भैया उसकी शपथ लेके हम कर लेंगे शादी, और अपने वो आराम से दाल रोटी खा करके हम अपने शादियां कर लेंगे। हमें घोड़ियों पे, अब हमें घोड़ियों पे नहीं जाएंगे भाई। अभी जो हमारे कुछ लोग रह गए हैं, अब उनको भी जब थोड़ी बहुत पिटाई हो रही है तो वो भी पिटाई कर रहे हैं भाई। लोग तो आ जाएंगे वापस, कोई बात नहीं है, इनको करने दो। लेकिन अब हम परंपरागत तौर तरीकों से नहीं करेंगे भाई। अब हमें तुम्हारी घोड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा मंदिर भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे पुजारी भी नहीं चाहिए। अब हम बाबा साहब की फोटो रख के हम शपथ ले लेंगे कि भाई हम अपनी पत्नी और पति हम एक साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे। कैसे मिलेगा आपको स्वर्ग तो चाहिए नहीं भाई साहब, हम तो नरक में ठीक है। स्वर्ग में देखो, स्वर्ग में क्या है कि वो नर्तकियां नाच रही हैं, वो देवगण बैठे हैं, बेचारी महिलाएं डांस कर रही हैं, वो मदिरा पान करा रही हैं। भैया माफ करो, मैं ना शराब पीता हूँ ना मैं महिलाओं से, हमें कोई हमारी बहन बेटियां, भैया हम दूरी, हम नरक में ही ठीक हैं, बिल्कुल नरक में बिल्कुल ठीक है। नरक में मेहनत करके बाबा साहब की तरह आंदोलन करके गरीब समाज के लिए लड़ना, हम नरक में ठीक है, हम नरक अच्छा, में स्वर्ग नहीं। अचानक से मोहन भागवत के लगातार बयान आने पिछले कुछ दिनों से, पहले कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, फिर वो कहते हैं कि जाति मुक्त भारत होना चाहिए, फिर वो एक मदरसे में जाते हैं, फिर एक मस्जिद में जाते हैं। आखिर मोहन भागवत करना क्या चाहते हैं? गुमराह इस गरीब समाज को, ये गरीब समाज को गुमराह, क्योंकि इनको अपनी चाहते हैं देश को। वो नहीं, देश को कैसे बदलेंगे? आप मुझे बताओ कि आप कह रहे हो घोड़ी पे चढ़ जाओ, आप कह रहे हो पंडितों ने जातियां बनाई। भाई आज तक तो तुम्हारे लोग बोलते रहे हमारे लोगों को, दलितों को घर में जाके कि तुम्हें मुसलमानों ने पीट करके तुम्हें ये गंदे पैसे करवाए, तुम्हें उन्होंने जातियां बनाई। अब आज अचानक से आप ये कह रहे हो कि जी पंडितों ने बनाई, तो इसका मतलब जैसे आपने छल किया था 2014 में, आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, इसी तरह तुम छल कर रहे हो। पंडितों को समझा दिया कि भाई हम ऐसा कहेंगे, चुप रहना, क्योंकि सत्ता लेनी है, इनको बेवकूफ बनाना है, तो ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम गुमराह नहीं होंगे। अब भैया हम वैसे भी हम प्यार, हम यही चाहते हैं ना, यही बोले मोहन भागवत। नहीं, हम नहीं, हम ये लड़ाई नहीं, हम भारतीय बनने की लड़ाई है। तो समानता का आर्टिकल 14 लागू करो ना, विधि के समक्ष सबको बराबर करो। हम तो विधि के समक्ष बराबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें जमीनें बांटो, हमें नौकरियां दो, हमें एक समान शिक्षा दो। शिक्षा ऐसी नहीं कोई कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, कोई पब्लिक में पढ़ रहा है, कोई बेचारा एमसीडी के स्कूल में पढ़ रहा है, किसी के स्कूल में छत भी नहीं है, टाट भी नहीं है, और किसी स्कूल में स्विमिंग पूल बन रहे हैं, कोई एक्सीलेंस स्कूल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। एक जैसी शिक्षा पत्ती भारत के संविधान के हिसाब से कब करोगे? एक जैसे स्कूल, उनका रंग भी एक जैसा हो, उनके प्ले ग्राउंड भी एक जैसे हो, उनके टीचर भी एक जैसे हो, उनका कोर्स भी एक जैसा हो, कब करोगे संविधान के बराबर एक समान? आ तो रही है ना, देखिए वो तो और खराब है, वो संविधान के विरुद्ध है। वो तो जो बच्चे कुचे स्कूल हैं वो भी बिकने वाले हैं, वो सब प्राइवेट होने वाले हैं, सब लालाओं को जाने वाले हैं। तो हम उस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, और उसमें तो बोर्ड भी खत्म कर रहे हैं। ये गलत दिखाई देता है आप लोगों को। देखिए राजनीतिक रूप से हम देखते हैं, और राजनीतिक रूप से गलत है। जो गलत है कोई सही है तो बता दो भाई। मैं तो गरीब समाज का एक दलित बच्चा हूँ, एक दलित आदमी और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, तो
मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है पढ़ने की, मुझे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ है रोजगार की, सब चीज़ की। मेरे ऊपर तो सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होती है। तो मैं किसी भी सरकार का कोई निर्णय देखता हूँ तो उसमें पॉलिटिकल रूप से देखता हूँ, और राजनीतिक रूप से इन्होंने सारी चीज़ें गलत की हैं। नई शिक्षा नीति इस देश के गरीब मजदूर SC ST के विरुद्ध है। हर फैसला तो बताया जाता है डंके की चोट पर होता है मोदी जी का। हाँ, तो वो गोदी मीडिया बता तो रहे हैं, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। गोदी मीडिया की आजकल क्या लताड़ पड़ रही है, देख रहे हो ना। आजकल खुल के दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता, विपक्षी प्रवक्ता उनकी धूल उतार रहे हैं, उनके ऊपर जवाब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे कुकर्म करें, ऐसे हालत करें इस देश के। एक आदमी 14 लाख करोड़ बर्बाद कर देता है, एक आदमी 14 लाख करोड़, जिसमें SC ST का भी हिस्सा है 22.5%, OBC समाज के भी 27% का हिस्सा है, उसमें मजदूर का भी हिस्सा है, इस देश के एक एक नागरिक का हिस्सा है। उसके बाप के थे 14 लाख करोड़ रुपए, ये 14 लाख करोड़ रुपए थे हमारे जो हम LIC खरीदते हैं। 1 लाख का वो 14 लाख करोड़ रुपए थे जो सरकारी बैंकों में हमारे लोग 100 10 20 रुपए जमा करके अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बचा के रखते हैं, अपने भविष्य के लिए बचा के रखते हैं। और दूसरा, इन्होंने एक और क्या कुकर्म किया है कि इन्होंने हमारा प्रोविडेंट फंड का पैसा, एक गरीब मजदूर जो किस तरह से अपना प्रोविडेंट फंड बचाता है, उस फंड के पैसे भी उस चोर, उस बेईमान, उसको अडानी को दे दिए इन्होंने, जिस चोर को, महाचोर को, उसको दे दिए उसको पैसे को। अभी तक तो पिछड़े कह रहे हैं कि इन धर्म ग्रंथों का बहिष्कार होना चाहिए। अब राजेंद्र पाल गौतम भी कह रहे हैं विधानसभा में कि जो महिला विरोधी ग्रंथ हैं, जो दलित या शूद्र विरोधी ग्रंथ है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, तो भागवत जी ने भी कह दिया ना, हमारे प्रिय भागवत जी ने भी कह दिया कि जो ये ग्रंथ बने हैं, ये इन्होंने जो पंडित थे या जो समय समय पर जो लेखक रहे, उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कहा, उनके ऊपर दोबारा से मंथन होना चाहिए, तो समीक्षा होनी चाहिए, वो तो कह दिया उन्होंने मोहन भागवत जी ने। तो जब मोहन भागवत जी ने कह दिया तो उससे बड़ी चीज क्या है, तो समीक्षा होनी चाहिए। गौतम जी बोले, चाहे हमारे वो डॉक्टर चंद्रशेखर जी बोले, कोई भी बोले, तो इसका मतलब सही बोल रहे हैं। जब इनके चीफ ने बोल दिया तो इनकी समीक्षाएं होनी चाहिए। और बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने तो 1950 में कहा था इनको कि भाई तुम एक धर्म ग्रंथ बना लो, हम हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगे, आप एक धर्म ग्रंथ बना लो जो सारे सबके एक सर्वसम्मत हो, सबके एक समान, सबको बिठा लो, और जो सर्वमान्य एक धर्म ग्रंथ हो मान लो, हम हिंदू बने रहेंगे। और पुजारी स्टेट तय करेगा, मंदिरों में कौन पुजारी होगा, उसकी एजुकेशन ली जाएगी, डिप्लोमा लेके इंटरव्यू होंगे, और तुम्हारी कोई वो नहीं होगी, तुम ये 2 काम कर लो, हम हिंदू बन जाएंगे। आजम खान की सदस्यता जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जब राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो दिक्कत हो जाती है। देखिए, राहुल गांधी जो है एक बड़ी पर्सनैलिटी है इस देश की, उनके बाप दादाओं ने, दादी ने, उनके खानदान ने इस देश के लिए कुर्बानियां की हैं, जेलों में गए हैं, वो फांसियों पे चढ़े हैं, उन्होंने वो बम से उड़ाए गए हैं, उन्होंने शहादत दी है, गोलियां मारी गई हैं उनको, वो एक परिवार। दूसरा, कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बड़ी पार्टी है, इतनी विशाल पार्टी है। अगर आजम खान के लिए अगर लड़ाई नहीं लड़ी तो उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी का कसूर है। ये किसी का नहीं है। समाजवादी पार्टी वहाँ उत्तर प्रदेश में मजबूत है ना, वो लड़ सकती थी ना अपने नेता के लिए, वो नहीं लड़ी, उनकी गलती है। लेकिन कांग्रेस अपने नेता के लिए लड़ रहे हैं, तो ये उनकी अच्छी बात है कि हर पार्टी को लड़ना चाहिए अपने लीडर के लिए। पर ये कोर्ट का फैसला सरकार को कहाँ तक कोसना ठीक है? नहीं, कोसने की बात नहीं, जिस तरीके से किया, देखिए ये तो 1951 में बन गया था, ये तो जब रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो बना था, और उसमें क्लॉज डाला गया था कि जिसको भी क्रिमिनल एक्ट में धाराओं के तहत 2 साल की सजा होगी उसकी सदस्यता जाएगी। और उस समय बाबा साहब भी मौजूद थे जब ये सब तय हुआ था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हुआ था, तो उस समय क्रिमिनल लोगों को रोकने के लिए हुआ था। लेकिन पहली बात तो ये क्रिमिनल, ये एक उसका मैटर है जिसको क्रिमिनल उसमें एक्ट में लेते हैं कि किसी के अवमानना, उसको इज्जत को वो करना, लेकिन वो है नहीं, वो तो गलत फैसला है। दूसरा, जिस ताबड़तोड़ से 24 घंटे के अंदर इन्होंने उसको रद्द किया, लागू किया, उनकी कार्यशैली पर ऑब्जेक्शन है। लेकिन ये कांग्रेस, ये तो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में है, उसको तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिमिनलों को रोकना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।